Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? आवाज आ रही है? चलिए तो कंटिन्यू करें अब। डॉम के इवेंट हैंडलिंग के लेवल 2 पे अपन है। दैट इज द थर्ड स्टाइल ऑफ हैंडलिंग इवेंट्स वी आर डिस्कसिंग। और अपन ने पढ़ा इस थर्ड स्टाइल में आप एक ही मेथड के अंदर दोनों काम कर सकते हैं, इवेंट का नाम और वहीं के वहीं इवेंट को हैंडल करने का कोड देकर रजिस्ट्रेशन। सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट एग्जांपल। अब जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था वो क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई इशू तो नहीं है इसमें? दिस वाज आवर फर्स्ट कोड। ठीक, अब इसी से मिलता जुलता एक और कोड अपन लेते हैं। आज का हमारा जो अगला चैलेंज है वो कुछ ऐसा है। आप बताइएगा हाउ टू अचीव दिस। द नेक्स्ट चैलेंज वी हैव टू सॉल्व इज दिस वन। हमारे पास एक वेब पेज है, मैं आपको अभी वो पेज दिखाता हूं। उस वेब पेज में एक इमेज है। आपको करने को क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ के समझाइए। आपको कहा जा रहा है उस इमेज पे जैसे ही यूजर क्लिक करे क्या एक्शंस हो। आपका प्रोग्राम दो एक्शंस ले। कौन कौन से दो एक्शंस? नंबर 1, उस इमेज की साइज बढ़ा दे, 400 पिक्सल उसकी साइज कर दे। और साइज बढ़ाने के 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड के बाद जैसे हम माउस का पॉइंटर उसके ऊपर ले जाएं, उसके 1 सेकंड के बाद ये इमेज को चेंज कर दे। समझ आ रहा है आपको टास्क? मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिए, और आप गाइड करना ये अचीव कैसे होगा। सो व्हाट वी वांट टू अचीव इज दिस। एप्लीकेशन रन करी मैंने, ये हमारे सामने दो इमेजेस आ रही हैं, सॉरी एक इमेज आ रही है। मैंने इस पर क्लिक करा। नोटिस करिए जैसे मैं क्लिक नहीं करा, जैसे मैं माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लेकर गया, पहले नोटिस करिए इमेज की साइज बढ़ी और फिर इमेज कितनी देर बाद चेंज हुई? इमेज चेंज हुई 1 सेकंड के बाद, तुरंत चेंज नहीं हुई है इमेज, इस बात को नोटिस कीजिएगा। तो पहले माउस का पॉइंटर गया तो इमेज की साइज चेंज हुई, एंड आफ्टर अ टाइम गैप ऑफ 1 सेकंड, जैसा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, इमेज हो गई चेंज। कैन यू टेल मी क्या करा गया होगा? कैन यू टेल मी क्या करा गया होगा? कैसे करा गया होगा इसको अचीव? गुड। इसमें इवेंट हैंडलिंग के साथ यूज करा गया है सेट टाइम आउट। सेट इंटरवल नहीं सौरभ, सेट इंटरवल यूज करोगे तो बार बार चलेगा, याद है? सेट इंटरवल आपने यूज कर लिया तो हर एक सेकंड के बाद काम होता रहेगा। हमें कितनी बार इमेज चेंज करनी है? 1 सेकंड के बाद एक ही बार। तो हम जाएंगे सेट टाइम आउट के मेथड के लिए। कोड कैसा होगा? हैव अ लुक कोड कैसा होगा। सबसे पहले मुझे बताइए ये लेट वाली लाइन क्या कर रही है? ये लेट वाली लाइन हमें इमेज का रेफरेंस दे रही है, दे रही है। गुड। उसके बाद इस इमेज पे हम दो इवेंट हैंडलर सेटअप कर रहे हैं। दोनों ही इवेंट हैंडलर्स माउस ओवर के लिए सेटअप करे गए। पहला इवेंट हैंडलर कह रहा है जैसे ही माउस इमेज पे पहुंचे इमेज का विड्थ 400 पिक्सल कर दो। तो आपने देखा ऐसा हो रहा है कि माउस जैसे ही इमेज पे पहुंच रहा है इमेज की साइज बदल रही है। दूसरा इवेंट हैंडलर कह रहा है माउस के इमेज पे पहुंचने के 1 सेकंड के बाद इमेज का कंटेंट चेंज कर दो, एसआरसी प्रॉपर्टी की जगह नई वैल्यू सेट कर दो। और सेट टाइम आउट ऐसे यूज होता है? बिल्कुल। सेट टाइम आउट आपसे कितने आर्गुमेंट लेता है? 2 आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट होता है कॉल बैक, कॉल बैक ही बोलेंगे इसको। एक आर्गुमेंट होता है कॉल बैक और दूसरा आर्गुमेंट होता है टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड आपने दिया उतने टाइम पीरियड के बाद इस कॉल बैक को सेट टाइम आउट कर देता है एग्जीक्यूट। ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड set timeout is executing this particular statement this.src. Is this clear?
चलूं आगे, यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर कैसे रेड करेंगे? हाँ, आपको जो लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज दी थी उसी की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर वाली एक्सरसाइज की बात हो रही है। यस, बाकी कर लिया आपने? तो मैं बॉर्डर रेड करना आपको बता देता हूं। बाकी कर लिया? शाबाश। गुड। अब बाकियों में आपने इनर एचटीएमएल यूज करा होगा टेक्स्ट वगैरह प्रिंट करने के लिए, कलर यूज करा होगा, बॉर्डर यूज करा होगा। इसी तरह से सीएसएस के पास एक प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन। सीएसएस के पास एक प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन। इस आउटलाइन प्रॉपर्टी को आप अगर नन दे देते हैं तो गौर करिएगा, सीएसएस अपना जो बॉर्डर है ना वो हटा लेती है। इसको अगर आप नन असाइन कर देंगे तो सीएसएस अपना बॉर्डर हटा लेगी। फिर आप बॉर्डर प्रॉपर्टी से अपनी तरफ से जो बॉर्डर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मैं आपको डेमो से दिखाता हूं। देखिए, अगर आपने कोड अटेम्प्ट करा होगा तो ये है इसका जेएस कोड। चेक करिए, आपने भी बॉर्डर लगाया होगा सॉलिड 1 पिक्सल ये, बट प्रॉब्लम ये है आपको बॉर्डर डबल डबल दिख रहे होंगे। जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर है वो भी दिख रहा होगा, आपको आपका बॉर्डर भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले अपन चाहेंगे जो डिफॉल्ट बॉर्डर आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स के चारों तरफ वो हट जाए। वो डिफॉल्ट बॉर्डर हटाने के लिए ये लाइन लिखी गई है, x.style.outline इक्वल टू नन। इसी कारण से आपको इतना एग्जैक्ट क्लियर बॉर्डर इस लाइन के कारण दिख रहा है, x.style.border के कारण। समझ आया? इफेक्ट देखिए आप चला के, ठीक है। इसको थोड़ा मैं बढ़ा देता हूं, करिए नोटिस आप। अब मैंने यहाँ पर लिखे नंबर्स और फिर मैंने लिखा कैरेक्टर, तो आप चेक करिए बिल्कुल सिंगल बॉर्डर दिख रहा है। अब आप इस लाइन को अनकमेंट करिए, सॉरी कमेंट आउट करिए, x.style.outline इधर भी और इधर भी। फिर देखिए इफेक्ट कैसा आता है। इसको कमेंट आउट करके अगर आप रिफ्रेश करें और फिर अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा और फिर आपने अगर अल्फाबेट्स टाइप करे, चेक करिए अजीब सा बॉर्डर आपको दिखेगा। पहली बात तो इफेक्ट ही नहीं आ रहा है जो आपको चाहिए। बॉर्डर्स का पूरा अवेलेबिलिटी भी चेंज हो जा रही है क्योंकि आपके बॉर्डर और जो डिफॉल्ट बॉर्डर है वो क्लैश कर रहे हैं। तो ये लाइन से हम पहले जो ब्राउजर बॉर्डर दे रहा है टेक्स्ट बॉक्स पे उसे हटाने का काम करते हैं। दैट इज द रोल ऑफ दिस आउटलाइन प्रॉपर्टी। इसी की बात में कर रहा था कि आपको अगले लेक्चर में एक नई प्रॉपर्टी बताऊंगा। क्लियर? आ गया समझ में आउटलाइन? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं नया टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक आपने हल्का सा लास्ट लेक्चर में भी सीखा था। अब हमारा अगला टॉपिक है इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना। तो बताइए, जब जेएस के अंदर कोई इवेंट एग्जीक्यूट होता है तो जेएस इवेंट हैंडलर को कुछ आर्गुमेंट पास करती है। जब जेएस में कोई इवेंट एग्जीक्यूट होता है तो जेएस इवेंट हैंडलर वाले फंक्शन को कोई आर्गुमेंट पास करती है। यस, करती है। आपको याद होगा आपने कीबोर्ड इवेंट्स में की प्रेस और की डाउन के पैरामीटर में ई लिया था, है ना? ऐसे हर इवेंट के पास, हर इवेंट हैंडलर के पास आप ये ई ले सकते हैं। खाली कीबोर्ड इवेंट्स के साथ ही नहीं है, ये माउस इवेंट्स, बाकी इवेंट सबके साथ आपको ये एक्स्ट्रा ई पैरामीटर में लेने को मिलता है। ये ई कौन होता है? तो ये ई स्लाइड में आप ध्यान से पढ़िए, ये होता है इवेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। राइट? कई बार ये कीबोर्ड इवेंट होता है, कई बार ये माउस इवेंट होता है। अलग अलग तरह के इवेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और आप जो पैरामीटर में ई लेते हो ये उस पर्टिकुलर इवेंट ऑब्जेक्ट को कर रहा होता है पॉइंट। पहली लाइन क्लियर है? क्लियर है। अब ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है इसके पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं। मैं अभी आपको थ्योरेटिकली सबका मतलब समझा रहा हूं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप पहचानना इनको कहां और कैसे हम यूज करेंगे। अभी थ्योरेटिकली आप इनका मतलब समझ लीजिए।
अच्छे से ध्यान से, तो गौर से देखिए, जो हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट आता है उसके पास टोटल 4 चीजें होती हैं। इन 4 में से 2 होती हैं प्रॉपर्टीज और 2 होते हैं मेथड्स। जो इवेंट ऑब्जेक्ट आता है उसमें 4 चीजें हमें मिलती हैं, 2 होती हैं प्रॉपर्टीज और 2 होते हैं मेथड्स। पहली प्रॉपर्टी है टारगेट। अंदाजा लगाइए नाम को देखकर टारगेट प्रॉपर्टी से क्या होता होगा। टारगेट प्रॉपर्टी हमें उस डॉम एलिमेंट का रेफरेंस देती है जिसके कारण इवेंट फायर हुआ। तो गेस करिए, अगर मैंने लिस्ट आइटम पे क्लिक करा तो टारगेट से क्या मिलेगा। अगर मैंने LI पे क्लिक करा और LI के कारण इवेंट जनरेट हुआ तो मुझे टारगेट में LI का रेफरेंस मिलेगा, राइट। मुझे पता लगेगा ये लिस्ट आइटम है जिसने इवेंट जनरेट करा है। अगर मैंने पैराग्राफ पे क्लिक करा और पैराग्राफ पे क्लिक करने के कारण इवेंट जनरेट हुआ है तो मुझे पैराग्राफ का रेफरेंस मिलेगा। सेकंड है हमारे पास टाइप। टाइप से क्या होता है, टाइप के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इवेंट कैसा हमारे पास आ रहा है, हमारे पास कैसा इवेंट आ रहा है। जैसे क्लिक है, डबल क्लिक है, की प्रेस है, की डाउन है, तो टाइप में हमें इवेंट का नाम मिलता है, करेक्ट, राइट। आगे बढ़े। अगला जो 2 हैं वो मेथड्स हैं, वो आप पढ़िए, मैं नहीं समझाऊंगा, आप बस पढ़ लीजिए, अपने आप देखेंगे आगे इनकी हमें क्या जरूरत पड़ती है। इन 2 में से भी जो चौथा वाला है वो तो समझ आ रहा होगा। सोचिए, वो जो चौथा वाला है वो रिटर्न फॉल्स का ऑल्टरनेट है, वो रिटर्न फॉल्स का ऑल्टरनेट है। आप रिटर्न फॉल्स करते हैं ना डिफॉल्ट बिहेवियर को कैंसिल करने के लिए, अब रिटर्न फॉल्स की जगह आप इवेंट ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। अगर पैरामीटर में आपने इवेंट ऑब्जेक्ट लिया है तो आप कॉल कर सकते हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट। जैसे यही वाला एग्जांपल जो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने दिया, अगर हम उसकी बात करें तो ये जो रिटर्न फॉल्स दिख रहा है इसकी जगह आ जाएगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसकी जगह आप लिख सकते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये भी वही करेगा कि टेक्स्ट बॉक्स में कैरेक्टर आने से रोकेगा अगर वो कैरेक्टर डिजिट से हट कर है। ठीक है, तो अब एक मेथड बच गया, वो आपको अपने आप समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। कौन सा बच गया बताइए। बच गया स्टॉप प्रोपगेशन, यही एक बच गया। देखते हैं ये क्या करता है, अभी इसको इग्नोर करिए, फिलहाल आगे बढ़े। ठीक है, अब एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से अगला टॉपिक हमारा जनरेट होगा। क्वेश्चन देखिए और बताइए समझ आ रहा है। स्टार्ट करें इसकी कोडिंग। है ना, बहुत सिंपल है दिखने में। करना बस ये है कि आपके सामने एक लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है, गौर करिएगा आइटम्स की। और हमसे कहा गया है हम इनमें से किसी भी आइटम पे क्लिक करें तो उसका कलर क्या हो जाए, उसका कलर क्रिम्सन हो जाए। बस इतना ही करना है। तो मैंने सचिन कपूर पे क्लिक करा तो ये क्रिम्सन हो गया, सीमा पे क्लिक करा, परमजीत पे क्लिक करा, संजीव पे क्लिक करा, जिस पे क्लिक कर रहा हूं उसका कलर क्रिम्सन हो जा रहा है। आ रहा है समझ, राइट। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे आप बता सकते हैं वर्बली, इसका कोड कैसे लिखेंगे। जितनी आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है कैसे करेंगे ये काम। इतना डिफिकल्ट नहीं है, सोचिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम LI का रेफरेंस ले लेंगे, नहीं टारगेट की जरूरत ही नहीं है मनीष इसमें। सबसे पहले हम LI का रेफरेंस ले लेंगे, मिल जाएगा। ये जो LI हैं इनका रेफरेंस मिल जाएगा सबका। क्या यूज करेंगे, एक LI का रेफरेंस चाहिए कि सबका चाहिए। सबका चाहिए तो क्या यूज होगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। बहुत बढ़िया तरुण, क्वेरी सेलेक्टर ऑल से हमें मिल जाएगा इन सबका रेफरेंस। फिर वो जो रेफरेंस मिलेगा उसमें हम एक एक LI पे जा सकते हैं फॉर ईच लगाकर। वो जो एरे मिलेगा क्वेरी सेलेक्टर ऑल से उस पर फॉर ईच लग जाएगा, तो हम एक एक LI पे चले जाएंगे और हर LI पे हम अपना इवेंट हैंडलर सेट कर सकते हैं। हर LI पे हम अपना इवेंट हैंडलर सेट कर सकते हैं, राइट। कौन सा इवेंट हैंडलर होगा वो, कौन सा इवेंट होगा और कौन सा हैंडलर होगा, दोनों जवाब दीजिए। इवेंट कौन सा होगा, इवेंट क्लिक होगा, राइट।
और हैंडलर वो होगा जो क्लिक के चलने पर कलर को रेड कर दे, क्रिम्सन कर दे। सही कह रहा हूं? शाबाश, वेरी गुड। तो ओवरऑल कोड अगर आप देखें और आप रिलेट कर पा रहे हैं तो कुछ ऐसा होगा जो दिख रहा है आपको अभी। होगा ना? ये लाइन जब रन होगी तो आपको लिस्ट आइटम्स का पूरा सिलेक्शन मिल जाएगा। उस लिस्ट आइटम के ऊपर आप फॉर ईच चलाएंगे। फॉर ईच से आइटम में एक एक एल आएगा। हर एल पे आप अपना इवेंट हैंडलर ऐड करेंगे जो क्लिक इवेंट के चलने पर एग्जीक्यूट होगा और आइटम डॉट स्टाइल डॉट कलर को कर देगा क्रिम्सन। या आइटम कौन है? जल्दी जवाब दें, आइटम कौन है? ये आइटम एक एक एल है। सही कह रहा हूं? राइट, ठीक है। अब ये बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपके कोड में अभी तो नजर नहीं आ रही है। चल रहा है ना बिल्कुल ठीक ठाक जैसा चाहिए। अब आप बहुत ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, इस कोड में कुछ ड्रॉबैक दिख रहा है आपको? इसमें दो ड्रॉबैक हैं। एटलीस्ट एक ड्रॉबैक आप भी पकड़ सकते हैं, बट ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। दूसरा ड्रॉबैक आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि उतना भी आपने देखा नहीं है, लेकिन एक ड्रॉबैक तो आप भी पकड़ सकते हैं। ऑल्दो द कोड इज वर्किंग, बट इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम बताइए क्या है? सब चलेंगे फॉर ऑन क्लिक मतलब? मनीष, मैं नहीं समझा। सब चलेंगे फॉर ऑन क्लिक मतलब कैसे? मैं नहीं समझा। वन क्लिक पे सब कहां चल रहे हैं? मैं अगर सचिन पे क्लिक कर रहा हूं तो सचिन ही तो हो रहा है। गलत 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 मनीष। तुमको क्या लग रहा है मेरे क्लिक करने पर ये फॉर ईच काम कर रहा है ऐसा? तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरे क्लिक करने पर ये फॉर ईच चल रहा है? गलत। फिर क्या समझा बताओ जावास्क्रिप्ट में इतने दिन? ये तो गलत हो गया मनीष। ये पूरा पीस ऑफ कोड पहले ही रन हो जाएगा। मेरे क्लिक करने पर सिर्फ ये इवेंट और इसका लिसनर चल रहा है। समझो? समझ आ रही है मेरी बात? अगर मैं यहां पर कुछ प्रिंट करता हूं, कंसोल डॉट लॉग आई, ध्यान देना, आई प्लस इक्वल टू 1, और यहाँ आई की वैल्यू मैंने सेट करी हुई है एज 1, तो ये जो प्रिंटिंग है कंसोल डॉट लॉग की, ये तुम्हारे हिसाब से क्लिक पे ही होनी चाहिए फिर तो, जैसा तुम सोच रहे हो, है कि नहीं? है ना? चलो देखते हैं। इसको मैंने रन करा, अपन ओपन करते हैं डेवलपर टूल्स को। वो देखो 1 2 3 4 पहले ही चल रहा है वो तो। मेरे क्लिक का वेट ही कहाँ करा है? समझ आ रहा है? मेरे क्लिक पे जो आपने इवेंट हैंडलर सेट करा है ना, वो इवेंट हैंडलर रन होगा। लेकिन ये जो फॉर ईच है ये तो पहले ही रन हो जाएगा ना पेज के लोड होते ही। ठीक है? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि सबके लिए ऑन क्लिक चल रहा है, और सबके लिए चलता मनीष तो दिमाग लगाओ, एक क्लिक पे सबका कलर रेड हो जाना चाहिए था ना, अगर सबके लिए चलता तो। ऐसा कहाँ हो रहा है? मैं जिसको क्लिक कर रहा हूं उसी का तो कलर रेड हो रहा है या क्रिम्सन हो रहा है। ठीक है? तो प्रॉब्लम ये नहीं है। और देखो ध्यान से, और देखो ध्यान से, अभी डाउट दूर हो गया? जो तुम्हें लग रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया? प्रॉब्लम कुछ और है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं बताता हूं। पहली प्रॉब्लम जो इस कोड में है, इमेजिन करिए अगर 1000 लिस्ट आइटम होते। सोचो अगर ये 1000 लिस्ट आइटम होते तो आपका ये लूप 1000 बार चलता? बताओ, चलता? और आप 1000 इवेंट हैंडलर्स जनरेट करते कि नहीं? ये पीस ऑफ कोड 1000 बार जनरेट होता हर लिस्ट आइटम के लिए अलग अलग, जबकि कोड सेम है ना? कोड सेम है ना? तो इसके इसके कारण से ब्राउजर पे लोड पड़ रहा है कि नहीं? आखिर तो ये एक फंक्शन ही बन रहा है ना। आप सोचो, इस फंक्शन की 1000 कॉपीज बन रही होंगी कि नहीं? इस फंक्शन की 1000 कॉपीज बन रही होंगी? बन रही होंगी। ये 1000 कॉपी ब्राउजर के हीप में लोड होंगी, तो आपके कोड की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी कि नहीं होगी? सोचो अगर आप कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, जैसे आप ट्विटर के लिए कुछ कोड लिख रहे हो,
तो 100-200 ट्वीट्स आना तो आम बात है ना। कुछ भी करंट ट्रेंड चल रहा होगा, कुछ भी हैशटैग चल रहा होगा, उसपे 100-200 ट्वीट्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो आप सोचो 100-200 ट्वीट्स पे अगर आपने कुछ कोड लिखा कि किसी भी ट्वीट पे क्लिक करे तो कलर बदल जाए, तो अगर वो 200 ट्वीट्स हैं तो ये फंक्शन 200 बार मेमोरी में लोड हुआ है प्रॉब्लम, है ना। दूसरी प्रॉब्लम जो आप नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, इमेजिन करिए इस लिस्ट के बनने के बाद इसमें नए आइटम्स ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। जैसे अब इस कोड को आप देखो, यहां पर मैंने क्या करा हुआ है, यहां पर मैंने एक बटन दिया हुआ है, ठीक है। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम आपसे एक नया लिस्ट आइटम मांगेगा और वो लिस्ट आइटम लिस्ट में ऐड कर देगा। अच्छे से देखो आप इस कोड को और बताओ समझ आ रहा है। ऊपर वाला कोड तो वही है जो अभी आपने देखा, है ना। नीचे वाले कोड पे ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला कोड डायनेमिक होने के कारण नए आइटम्स ऐड कर देगा ना, कर देगा। बट अब देखिए, मैंने पीस ऑफ कोड रन करा, अगर मैं इस पे द बिल्स पे क्लिक करता हूं तो कलर चेंज हुआ, हुआ इसलिए हुआ क्योंकि इसके लिए इवेंट हैंडलर सेटअप था, ये वाला इवेंट हैंडलर सेटअप था ना, ठीक है। अब यूजर ने बटन क्लिक करके नया आइटम ऐड करा, मैंने कहा वॉच अ मूवी, मेरी नया टास्क है वॉच अ मूवी, ये ऐड हो जाएगा, ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने उसका कोड लिखा हुआ है बकायदा, पहले देख लो ऐड करने के कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो रहा है ऐड, ऐड ऐसे हो रहा है कि हमारे पास एक बटन है, उस बटन पे हमने इवेंट हैंडलर सेट करा हुआ है, ये बटन की आईडी है ना ऐड आइटम, राइट। हमने यूएल को रेफर करा, बटन पे इवेंट हैंडलर सेट करा कि जब बटन क्लिक हो तो यूजर से टेक्स्ट लिया जाए प्रॉम्प्ट के थ्रू और यूएल के इनर एचटीएमएल में उसको कर दिया जाए ऐड, राइट। इनर एचटीएमएल में प्लस इक्वल टू लगाएंगे तो ये नया वाला आइटम एल के साथ एम्बेड होकर लास्ट में ही जाकर ऐड होगा, राइट। तो ये ऐड तो हो गया, बट अब आप नोटिस करिए अगर मैं वॉच अ मूवी पे क्लिक कर रहा हूं तो कलर चेंज नहीं हो रहा, और ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा ना, क्योंकि आपने सिर्फ आइटम ऐड करा है, आपने इवेंट हैंडलर थोड़ी जोड़ा है इसके साथ। अब अगर मैं आपसे कहूं इसका भी कलर बदलना चाहिए, तो आप मानते हो यही पीस ऑफ कोड यहां भी लिखना पड़ेगा आपको कि नया आइटम जो ऐड हुआ उसका भी कलर बदलो, है प्रॉब्लम। काम तो चल जाएगा लेकिन सोचो कितनी बैड अप्रोच, कितनी थर्ड क्लास प्रोग्रामिंग होगी। तो अपन चाहेंगे अपन इसको इंप्रूव करें, राइट। हम चाहेंगे दोनों प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाए। दोनों प्रॉब्लम कौन सी एक बार फिर बताओ, दोनों प्रॉब्लम कौन सी एक बार फिर बताओ, कौन सी दो प्रॉब्लम इस कोड में। नंबर वन, हमारे उतने इवेंट हैंडलर जनरेट हो रहे हैं जितने लिस्ट आइटम है, जबकि इवेंट हैंडलर एक ही जनरेट होना चाहिए क्योंकि काम एक जैसा हो रहा है, हाँ या ना। काम एक जैसा हो रहा है ना, तो इवेंट हैंडलर एक जनरेट होकर भी हो जाता काम। नंबर टू, अगर कोई नया आइटम ऐड हो रहा है इस लिस्ट में तो उस पे तो इवेंट अपना इफेक्ट दिखा ही नहीं पा रहा है, उसके लिए फिर अलग से कोडिंग लिखो विच इज अगेन वेरी डिफिकल्ट अप्रोच। प्रॉब्लम समझ में आई। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम का पहले प्रॉब्लम पढ़ लीजिए आप और बताइए आपको स्लाइड क्लियर है। यहाँ रिमूविंग की जगह हमने चेंजिंग कलर करा है ना। है प्रॉब्लम, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, पढ़िए इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या है सॉल्यूशन, अरे इतना टाइम लग रहा है, सॉल्यूशन दो नए टर्म्स हैं, दो नए टॉपिक हैं, वो पढ़ने पड़ेंगे तब समझ में आएगा। वेरी गुड।
अभी तो एक भी नहीं पता ना। नहीं नहीं, मैं आपसे मतलब नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये दो टर्म्स नए दिख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं अपन, इवेंट बबलिंग और इवेंट डेलीगेशन। फ्रेमवर्क्स की तरफ अगर आप जाते हैं, अगर आप किसी भी तरह से रिएक्ट करते हैं या कोई और फ्रेमवर्क भी करते हैं, तो वहां खूब यूज होता है इवेंट बबलिंग और इवेंट डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं इवेंट बबलिंग क्या है। चलिए ध्यान से देखिए, व्हाट इज इवेंट बबलिंग। पढ़िए और मुझे समझाने की कोशिश करिए आराम से। व्हाट इज इवेंट बबलिंग? रिएक्ट का बैच अभी होगा अनाउंस, सारे फ्रेमवर्क के बैच एक साथ ही अनाउंस होंगे। पढ़ लिया? क्या समझ में आया बताओ, किसको अनम्यूट करूं, कौन समझाएगा? Who is going to try? Manish, will you try? Very good, very good. और एग्जाम्पल से समझा दो तो बहुत ही अच्छा है। बताओ क्या कह रही है थ्योरी? सर जब भी जिस भी जो भी इवेंट होगा तो उसके बाद में इवेंट हैंडलर चलने के बाद में वो डॉम ट्री में जाएगा सर, और उसमें उसका सेम इवेंट और उसके पेरेंट एलिमेंट में भी वही सेम इवेंट होगा सर। ढूंढेगा, ओके। ढूंढेगा कि चला देगा? आज चला भी देंगे सर। अगर हुआ तो? यस सर, लेकिन सर ये वेरी गुड। प्री डिसीसेसर समझ नहीं आया क्या? प्रीडिसेसर मतलब पेरेंट, और पेरेंट का पेरेंट ओके सर। मतलब तुम्हारे दादाजी के पापा, लाइक यस दिस, सर। दैट इज प्रीडिसेसर, यस राइट? सर। यस। चलो बिल्कुल सही। थोड़ा सा मैं उसको प्रोफेशनल कर दूं। देखिए, बिल्कुल सही मनीष, वेरी गुड। सर। समझिए ध्यान से, कहानी ये है कि इमेजिन करिए हमारे पास एक लिस्ट आइटम है, उस लिस्ट आइटम पे हमने क्लिक इवेंट सेट करा हुआ है। अब ये जो लिस्ट आइटम है इसका पेरेंट यूएल होगा? बताओ। ऑफ कोर्स होगा, है ना? इत्तेफाक से यूएल पे भी हमने एक क्लिक इवेंट सेट करा हुआ है। और इमेजिन करो ये जो यूएल है ये किसी पैराग्राफ के अंदर है, और पैराग्राफ पे भी हमने क्लिक करा हुआ है। करना पड़ सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, पैराग्राफ पे क्लिक पे हमें कुछ और करना है, लिस्ट के क्लिक पे कुछ और करना है, यूएल के क्लिक पे कुछ और करना है, तो हमने सब पे क्लिक सेट करा हुआ है ना? अब यूजर लिस्ट आइटम पे क्लिक करता है सपोज करिए, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है? बहुत ही बेकार काम करती है। ना सिर्फ वो लिस्ट आइटम का क्लिक चलाती है, बल्कि वो लिस्ट आइटम के डॉम ट्री में ऊपर की तरफ जाएगी। डॉम ट्री याद है आपको? इसका कैसा दिखेगा, जल्दी बताओ। ये बॉडी होगा, ट्री बना ले अपन, बॉडी का चाइल्ड पैरा होगा। बॉडी का चाइल्ड पैरा होगा, पैरा का चाइल्ड यूएल होगा। यस, पैरा का चाइल्ड यूएल होगा, और यूएल का चाइल्ड एलआई होगा। तो अब एलआई का पेरेंट बताइए कौन है? एलआई का पेरेंट यूएल है। क्या यूएल पे क्लिक डिफाइंड है? क्या यूजर ने यूएल पे क्लिक करा है? नहीं करा है। समझने वाली बात ये नहीं करा है, उस बेचारे ने क्लिक तो एलआई पे करा है, लेकिन चलेगा कौन? चलेगा यूएल का क्लिक भी, एलआई के साथ साथ यूएल का क्लिक भी चलेगा, राइट? और तो और यूएल का पेरेंट कौन है? यूएल का पेरेंट कौन है? यूएल का पेरेंट है पैरा। ओके, क्या पैरा पे क्लिक करा है अपन ने डिफाइन? अपन ने पैरा पे क्लिक डिफाइन करा है? हाँ जी करा हुआ है। तो क्या करेगी जेएस? तो जेएस पैरा का भी क्लिक चला के आ जाएगी। तो एक क्लिक पे कितने हैंडलर चले? एक क्लिक पे 3 हैंडलर चले। ये सही है? जेएस का ऐसा करना सही है? बिल्कुल गलत है। जो मैं नहीं चाहूंगा वो भी जबरदस्ती चलने लगेगा इवेंट। ये जो जेएस करती है इसको क्या बोलते हैं? ये जो जेएस करती है इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं इवेंट बबलिंग, राइट। बबल नीचे से ऊपर उठता है ना, बुलबुले पानी में नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं ना, तो यहां भी नोटिस करिए इवेंट लोअर मोस्ट एलिमेंट से टॉप मोस्ट एलिमेंट तक जाता है। और मैंने तो फिर भी आपको पैरा की कहानी सुनाया, अगर पैरा के ऊपर बॉडी पे भी क्लिक होता तो बॉडी का भी क्लिक चलाता, और बॉडी का पेरेंट कौन, HTML, तो HTML का भी क्लिक चलाता। HTML का पेरेंट कौन, HTML का पेरेंट डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट तक भी चला जाता, पेनिट्रेट करते 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 पहुंच जाता डॉक्यूमेंट तक। दिस बैड, यस। एज अ डेवलपर मुझे तो नहीं चाहिए कि मैं LI पे क्लिक करवाऊं यूजर से और पैरा के ऊपर इफेक्ट आ जाए। हाँ हाँ, जिसका जैसा तुमने इवेंट हैंडलर बनाया होगा, लेकिन कौन सा, अब सुनो ध्यान से, जरा ध्रुव के क्वेश्चन को और एक्सपैंड कर दिया जाए, ध्यान से देखना। अब मैं सेम डायग्राम वापस आपके सामने ला रहा हूं। मैंने आपसे कहा LI पे मैंने क्लिक रखा है, UL पे क्लिक रखा है, P पे क्लिक रखा है। अब इमेजिन करो मैंने UL पे क्लिक ना रखकर माउस नहीं की प्रेस रखा है, सपोज करो, और ये जो पैराग्राफ है इस पे मैंने की डाउन रखा हुआ है। अब क्या होगा जब मैं LI पे क्लिक करूंगा, तो तब भी चलेगा इनका की प्रेस और की डाउन, नहीं चलेगा। ये तभी होगा जब इनके पास भी सेम इवेंट हैंडलर हो। अब उसके अंदर कोड आपने क्या लिखा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, JS इवेंट हैंडलर देखती है। अभी आ रहे हैं, पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो चाइल्ड का चलेगा कि नहीं, अभी देखते हैं। पहले ये कहानी सुन लो, चाइल्ड से पेरेंट का समझ आ गया। P के पास क्लिक है तब UL के पास नहीं है, तब UL का ना चल के P का चलेगा, जिसका है उसका चलेगा, जिसका नहीं है उसका नहीं चलेगा, करेक्ट। आ गई इवेंट बबलिंग समझ। और अच्छे से देख लो आप एग्जाम्पल, ये कोड देखो, समझ आ रहा है। यहाँ पर ने दो इवेंट हैंडलर सेट करे हुए, एक UL पे करा है, एक LI पे करा है। यूजर ने क्लिक करा LI पे, कंसोल पे कितने मैसेज आएंगे, कंसोल पे कितने मैसेज आएंगे, कंसोल पे 2 मैसेज आएंगे। सर अगर P के पास है और UL के पास नहीं है, तो बताया तो मैंने सुमित, तो UL का नहीं चलेगा लेकिन P का चलेगा। जावास्क्रिप्ट पूरे डॉम ट्री को चेक करेगी, जिस जिसके पास मिला उसका इवेंट हैंडलर चलेगा। ठीक, प्रैक्टिकल देख लें इसका, इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं। देखिए ध्यान से प्रैक्टिकल, मैंने गौर कीजिए, इवेंट हैंडलर लिस्ट आइटम पे भी सेट करा हुआ है, बस एक मैसेज लिखा है LI क्लिक, और UL पे भी करा हुआ है। बिल्कुल ध्रुव, जो आपके लिस्ट आइटम पे इवेंट चला है वही मैच होंगे, मतलब क्या, आपके लिस्ट आइटम पे क्लिक चला है ना, तो क्लिक ही तो मैच होगा। चले आगे, चलिए आप ध्यान से सुनिए। तो मैंने इस वाले लिस्ट आइटम पे इवेंट हैंडलर सेट करा हुआ है क्लिक, और मैंने UL पे भी इवेंट हैंडलर सेट करा हुआ है क्लिक। ठीक है, सबसे पहले बताइए आउटपुट में आपको UL नजर आ रहा है, कहीं दिख रहा है UL कहाँ है, मुश्किल है ना। एक काम करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं हाई, अभी UL दिखेगा अपन को अलग से, हाई के कारण वो UL है और ये लिस्ट आइटम्स है, राइट। अब मैंने ये ओपन करा डेवलपर टूल्स, और मैंने क्लिक करा पे द बिल्स पे, तो नोटिस करिए कितने इवेंट हैंडलर चले, 2 इवेंट हैंडलर चले, LI का भी चला, UL का भी चला। हालांकि अगर मैं UL पे क्लिक करूंगा तो एक ही इवेंट हैंडलर चला है। तो सुमित आपके सवाल का जवाब आ गया होगा, या शायद मनीष जिसने भी पूछा हो, पेरेंट पे क्लिक करते हैं तो चाइल्ड का नहीं चल रहा है, लेकिन गौर करिए चाइल्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो पेरेंट का चल रहा है। आप सिर्फ UL पे क्लिक करिए तो सिर्फ UL चल रहा है, इसलिए तो बबलिंग नाम दिया है ना, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। जावास्क्रिप्ट का इंजन इवेंट हैंडलर्स को सर्च करने, जहां फायर हुआ है उसके ऊपर जा रहा है। तो अगर मैंने बॉडी पे इवेंट हैंडलर सेट करा होता तो UL के क्लिक करने पर बॉडी का भी क्लिक चलता। ठीक है, ये समझ आया।
अब अगर आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो एक मेथड पढ़ा था आपने जिसको हमने छोड़ दिया था, क्या नाम था उसका? उसका नाम था स्टॉप प्रोपेगेशन। ये बबलिंग को बीच में ब्रेक करवा देगा, राइट? तो ये बीच में इंटरसेप्ट करेगा और बबलिंग को स्टॉप करा देगा। अब क्या होगा? अब उसी का इवेंट हैंडलर चलेगा जिस पे आपने क्लिक करा है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। है ना? वेरी गुड। सो लेट्स रन इट। अब मैंने वहां स्टॉप प्रोपेगेशन लगाया हुआ है, तो मैंने टेक ऑनलाइन लेक्चर्स पे क्लिक करा, तो नोटिस करिए यूएल का नहीं चला। यूएल पे क्लिक करा तो चला यूएल का। रीड अ बुक पे क्लिक करा तो रीड अ बुक चला। आया समझ? थिंग्स आर क्लियर नाउ? ठीक है। ये क्या था? ये क्या था? इवेंट बबलिंग के इवेंट डेलीगेशन? ये क्या था? ये इवेंट बबलिंग थी। ठीक है। अब कुछ कुछ इसके जैसा अगला टर्म आ रहा है और वो है इवेंट डेलीगेशन। जरा पढ़िए और बताइए व्हाट इज इवेंट डेलीगेशन। ये अपन ने कर ही लिया। इवेंट बबलिंग को रोक सकते हैं तो बिल्कुल रोक सकते हैं बाय कॉलिंग द मेथड स्टॉप प्रोपेगेशन। समझ में आ गया बबलिंग रोकना? अब आ जाइए इवेंट डेलीगेशन पे, पढ़िए और एक बार फिर मैं चाहूंगा आप इनिशिएटिव लें और समझाने की कोशिश करें। समझाइए इवेंट डेलीगेशन क्या होता है। पढ़ लिया? वेरी गुड। कौन समझा रहा है? किसको अनम्यूट करूं? नावेद। वेरी गुड नावेद। जी नावेद बोलिए। हाँ नावेद बोलो। तो जब जब भी अपन पेरेंट एलिमेंट पे कोई इवेंट हैंडलर सेट करेंगे, ओके। तो सर वो उसके चाइल्ड एलिमेंट पे अगर वो ही इवेंट सेट होगा तो वो चल जाएगा। गलत 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 गलत, बिल्कुल गलत। दोबारा पढ़ो। यही तो गड़बड़ कर दी तुमने। यस ध्रुव। नावेद गड़बड़ हो गई। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा तुमने। सर जब रन होगा वो इवेंट हैंडलर तभी उसके चाइल्ड एलिमेंट में जाएगा। देखो चलो, हाँ ध्रुव बोलो। सर मैं ये कह रहा था, जैसे अगर कोई पेरेंट एलिमेंट है, अगर अपन ने उस पर कोई इवेंट हैंडलर सेट कर रखा है और मान लीजिए जैसे यूएल पे सेट कर रखा है अपन ने कि अगर उस पर यूएल पे क्लिक हो तो जो भी हो उसका कलर रेड हो जाए, तो अगर सर अपन एलआई पे भी मतलब यूएल पे क्लिक करेंगे तो एलआई पे भी अफेक्ट आएगा उस चीज का, भले ही एलआई पे अपन ने सेट करा हो चाहे ना करा हो। एग्जैक्टली। नावेद समझ में आई गलती आपकी? पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज आपने एलआई पे इवेंट हैंडलर सेट नहीं करा है। इवेंट हैंडलर सेट करा है सिर्फ आपने यूएल पे, लेकिन जावास्क्रिप्ट जबरदस्ती उस इवेंट हैंडलर को किसके लिए चलाएगी? यूएल के लिए तो चलाएगी चलाएगी जब यूजर क्लिक करेगा, लेकिन वो इवेंट हैंडलर एलआई के लिए भी चलेगा। समझ आया? अच्छा एक और बात, जब मैं यूएल पे क्लिक करूंगा तो यूएल एलआई दोनों के लिए चलेगा? ऐसा भी नहीं है, ये भी मत सोचना, है ना? ये मत सोचना मैं यूएल पे क्लिक करूंगा तो दो इवेंट हैंडलर चलेंगे, क्या? नो, इवेंट हैंडलर एक ही चलेगा। लेकिन मजे की बात ये है, हमने एलआई पे इवेंट हैंडलर सेट करा है क्या? नहीं करा है। नहीं करा है इवेंट हैंडलर सेट, फिर भी इवेंट फायर होगा जब आप एलआई पे वो पर्टिकुलर एक्शन लोगे। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन थ्योरेटिकली कर दूं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
पॉइंट ये है, ये यूएल है, यूएल पे अपन ने क्लिक सेट करा हुआ है, इमेजिन करो। हाँ वो तो होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आपने यूएल के 2 एलआई बनाए। आपको कोड देखकर क्या लग रहा है, इवेंट हैंडलर किस पे सेट हुआ है? इवेंट हैंडलर यूएल पे सेट हुआ है, ठीक है। इमेज, और मान लीजिए इसके क्लिक में मैंने हेलो प्रिंट कराया, कंसोल पे हेलो प्रिंट कराया है। अगर यूजर यूएल पे क्लिक करता है तो हेलो कितनी बार आएगा? अगर यूजर, मनीष यही गड़बड़ है, हेलो एक ही बार आएगा बेटा, हेलो एक ही बार आएगा, समझो। ये बबलिंग नहीं है ना, ये डेलीगेशन है, राइट। हेलो एक ही बार आएगा। अब यूजर ने एलआई पे क्लिक करा, क्या एलआई पे इवेंट हैंडलर सेट है? नहीं है ना, लेकिन हेलो आएगा, हेलो आएगा। क्यों आया? क्योंकि एलआई पे ना सही, उसके पेरेंट पे तो सेट है, तो एलआई पे क्लिक करने पर पेरेंट का इवेंट हैंडलर चलेगा। बबलिंग और डेलीगेशन में फर्क नजर आया? बबलिंग में एक एक्शन पे मल्टीपल इवेंट्स चलते हैं ना, क्लिक 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 मल्टीपल टाइम चलता है ना। डेलीगेशन में मल्टीपल नहीं चलता है। डेलीगेशन कहता है चलाएगा वो एक ही, लेकिन जरूरी नहीं है वो हैंडलर चाइल्ड पे सेट हुआ हो तभी चलाएगा। अगर वो इवेंट हैंडलर पेरेंट पे भी सेट है तो भी चाइल्ड के लिए चल जाएगा। प्रैक्टिकल करें, राइट। और इसको बोलते हैं इवेंट डेलीगेशन। प्रैक्टिकल देखिए आप, क्लैरिटी आपको ज्यादा मिलेगी। एग्जाम्पल 8 को ऑब्जर्व कीजिए। सेम है हमारे पास, और यहाँ भी मैं हाय हेलो कुछ लिख देता हूँ, टेक्स्ट लिख दिया मैंने कुछ, ठीक है। अब मेरा इवेंट हैंडलर बताइए किस पे सेट है, यूएल एलआई सब पे या सिर्फ यूएल पे? मैंने सिर्फ यूएल पे सेट करा है, मैंने एलआई पे सेट नहीं करा है। पॉइंट टू अंडरस्टैंड, ओके। पेज रन करते हैं, ठीक है। अब जो गलती आप कर रहे थे उस गलती को दूर कर रहा हूं मैं। अब मैं हेलो पे क्लिक करूंगा, जब मैं हेलो पे क्लिक करूंगा तो ये इवेंट हैंडलर रन होगा, ये वाला क्लिक्ड, ये कितनी बार आएगा, ये कितनी बार प्रिंट होगा, ये सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। और देखो किस पे फायर हुआ, यूएल पे हुआ ना, HTML यू लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। और ये कौन दे रहा है, ये आपको आंसर मिल रहा है टारगेट से। टारगेट बता रहा है ना कि आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लिक करा है। लेकिन क्या एलआई पे इवेंट हैंडलर सेट हुआ दिख रहा है? हमने एलआई पे कोई इवेंट हैंडलर सेट करा है? नहीं करा है। बट व्हाट विल हैपन नाउ, अगर मैं पे द बिल्स पे क्लिक करता हूं तो भी गौर करिएगा हमारा क्लिक वाला इवेंट हैंडलर चला, और इस बार एलआई के लिए चला है। फर्क नजर आया डेलीगेशन और बबलिंग में? कितने फर्क, डेलीगेशन और बबलिंग में कितने फर्क? 2 फर्क, 2 डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस, बबलिंग में मल्टीपल इवेंट्स रन होते हैं, राइट। और शर्त ये सेट होनी चाहिए, हाँ सेट होने चाहिए, नहीं होंगे तो नहीं रन होंगे, होंगे तभी रन होंगे। जबकि डेलीगेशन में क्या होता है, सेट नहीं भी होता है तो भी हैंडलर चलता है, लेकिन चलता तब है जब आप एक्शन चाइल्ड एलिमेंट पे लो। समझ आ रही है बात? जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, जो बबलिंग वाला एग्जांपल था, उसमें मैंने क्लिक किस पे करा था, बबलिंग वाले में क्लिक किस पे करा था, लिस्ट आइटम पे। लेकिन चला क्या था, लिस्ट का भी क्लिक चला था, यूएल का भी क्लिक चला था, और पैरा होता तो उसका भी चलता, हाँ या ना, राइट। और डेलीगेशन में क्या हो रहा है, डेलीगेशन में मैंने लिस्ट पे क्लिक करा, बावजूद इसके कि लिस्ट पे कोई आइटम सेट ही नहीं है, हैंडलर सेट ही नहीं है, उसके पेरेंट वाला हैंडलर चल गया। आया समझ? यस। अदनान ने कुछ पूछा है, सर अगर एलआई पर क्लिक करें एंड यूएल में भी क्लिक नहीं हो पा रहा है, मतलब यूएल में भी क्लिक नहीं हो, पैरा में क्लिक हो, देन क्या होगा? मैं 3 बार जवाब दे चुका अदनान इस सवाल का, अब मैं 4थी बार जवाब दे रहा हूं। जिसका इवेंट हैंडलर होगा उसका चल जाएगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं चलेगा। अगर यूएल पे नहीं हुआ, पैरा पे हुआ, तो एलआई पे क्लिक करने पर एलआई का चल जाएगा और पैरा का चल जाएगा।
समझ आया? ये सवाल ऑलरेडी 2-3 बार पूछा जा चुका है, मैं 2-3 बार इसका जवाब दे चुका हूं। LI में क्लिक कराओ तो क्या होगा फिर? कहां क्लिक करा हुआ है तुमने? पैरा पे क्लिक हैंडल सेट करा है, राइट। तो तुम LI पे क्लिक करोगे तो बस LI का चलेगा। वो डेलीगेशन का केस हो गया क्योंकि पैरा का चाइल्ड है LI। ठीक, समझ आया? आया। अब बताइए जो हमारी प्रॉब्लम थी वो कौन सॉल्व करेगा, बबलिंग के डेलीगेशन? जो हमारी दिक्कत थी पिछले एग्जाम्पल में उसका सॉल्यूशन कौन देगा? बबलिंग के डेलीगेशन। वेरी गुड, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डेलीगेशन के पास। बिल्कुल सही। क्या कर दें? क्या कर दें? सिर्फ यूएल पे इवेंट हैंडलर सेट कर दें, बात हो जाएगी, काम बन जाएगा। बिल्कुल काम बन जाएगा। तो अब अगला एग्जाम्पल वही देखिए आप, मैं वही कर रहा हूं। चेक करिए। सबसे पहले मैं इस नीचे वाले कोड को कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आपको एक एक चीज को वन बाय वन समझा सकूं। राइट, इस समय मैंने यूएल पे कलर चेंज करने का कोड लिखा है। बताइए ये पीस ऑफ कोड कितनी बार रन होगा, कितनी कॉपीज मेमोरी में लोड होंगी? सिंगल कॉपी मेमोरी में लोड होगी, राइट। लेकिन वो सिंगल कॉपी हर उस एलिमेंट के लिए चलेगी जो यूएल का चाइल्ड है, चलेगी ना? ठीक, जबकि आपने यही कोड यहां जब बनाया था तब आप नोटिस करिए आपने इवेंट हैंडलर सेट करा था LI पे और ये फॉर ईच 4 बार चला था, ये फॉर ईच 4 बार रन हुआ था। बिल्कुल, जबकि ये फॉर ईच एक ही बार रन होगा, बल्कि फॉर ईच है ही नहीं, सिंपल सा आपका पीस ऑफ कोड एक ही बार रन होगा। करेक्ट। तो पहले तो इस इफेक्ट को आप देख लीजिए, खैर इफेक्ट तो दिख ही जाएगा। ये मैंने रन करा, अब मैं क्लिक कर रहा हूं पे द बिल्स पे, रीड अ बुक, टेक ऑनलाइन लेक्चर, जबकि इवेंट हैंडलर इनमें से किसी पे सेट नहीं है पर चल रहा है क्योंकि इनके पेरेंट पे सेट है। इज दिस क्लियर? राइट, अब मैं ये नीचे वाला कोड अनकमेंट करता हूं। क्या बता सकते हैं ये कोड क्या कर रहा है? ये जो कोड अनकमेंट करा मैंने अभी अभी, व्हाट इज दिस कोड ट्राइंग टू डू? ये कोड क्या करने की कोशिश कर रहा है? जल्दी बोलिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सवाल है। वेरी गुड, ये कोड डायनामिकली लिस्ट में नया आइटम ऐड कर रहा है। क्या ये नया आइटम पहले ऐड हो पा रहा था? क्या ये नया आइटम पहले ऐड हो पा रहा था पिछली बार? शाबाश, ऐड तो हो पा रहा था, ऐड अभी भी हो रहा है, बट द पॉइंट इज ना सिर्फ ऐड होगा बल्कि इस पे इवेंट हैंडलर भी काम करेगा। यस, क्योंकि सोचिए पेरेंट का इवेंट हैंडलर इस चाइल्ड पे भी अपना असर दिखाएगा, चाहे चाइल्ड लोडिंग के वक्त हो चाहे चाइल्ड लोड होने के बाद बना हो। तो अब नोटिस करिए अगर मैं इसको रन करता हूं तो ना सिर्फ इनका कलर चेंज हो रहा है, पे द बिल्स का, रीड अ बुक का, बल्कि क्लिक करा मैंने और कहा वॉच अ मूवी, राइट। क्लिक करा वॉच अ मूवी पे, उससे भी इफेक्ट आ रहा है। आया समझ? प्रोजेक्ट इसी पे है हमारा, इसलिए इतनी सारी कहानी आपसे डिस्कस हो रही है। समझ आया? तो इट्स ऑलवेज बेटर कि इवेंट हैंडलर किस पे सेट कर दें, इवेंट हैंडलर किस पे सेट कर दें? इवेंट हैंडलर सेट कर दें हमेशा पेरेंट पे। ठीक है, जहां भी आपको ऐसा लग रहा हो मल्टीपल लिस्ट आइटम्स पे कुछ करना है, इवेंट हैंडलर आप पेरेंट पे सेट कर सकते हो। राइट, एवरीथिंग इज क्लियर? दिस कंप्लीट्स योर इवेंट हैंडलिंग। फिनिश। अब लेते हैं इवेंट हैंडलिंग का लास्ट पार्ट। कोड शो करूं? कौन सा कोड? कोड ये है,
सही है। इवेंट ऑब्जेक्ट हर इवेंट हैंडलर को पास करा गया पैरामीटर होता है। जब भी जावास्क्रिप्ट किसी इवेंट हैंडलर फंक्शन को कॉल करती है तो उसे अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास करती है। तुम्हें जावा याद है अदनान? जावा याद है? जावा में दिस क्या होता है? क्या होता है दिस? एक रेफरेंस होता है। ओके, कहाँ रहता है ये दिस? हमें कहाँ मिलता है जावा में दिस नाम का रेफरेंस? दिस नाम का रेफरेंस एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर आपको कहाँ मिलता है? एवरी रेफरेंस के साथ तुम्हें दिस मिलता है। ये पढ़ा है तुमने जावा में। दिस नाम का रेफरेंस तुम्हें क्लास के हर नॉन स्टैटिक मेथड में मिलता है। जब भी जावा में कोई नॉन स्टैटिक मेथड कॉल होता है, जावा उसे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर अपनी तरफ से पास करती है और वो एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है दिस। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट जब इवेंट हैंडलर फंक्शंस कॉल करती है तो उन इवेंट हैंडलर फंक्शन को अपनी तरफ से एक पैरामीटर पास करती है और वो पैरामीटर होता है इवेंट ऑब्जेक्ट, जिसको हम यहाँ ई बोलकर कलेक्ट कर रहे हैं अपने पैरामीटर लिस्ट में। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो, ये जो मैंने बटन के लिए इवेंट हैंडलर बनाया हुआ है, यहाँ ई आ रहा होगा। ये पैरेंथेसिस में जो ब्लैंक पैरेंथेसिस तुम्हें दिख रहा है, यहाँ ई आ रहा होगा। यस, मुझे जरूरत नहीं है तो मैं उसे रिसीव नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे जरूरत हो तो मैं उसको रिसीव कर सकता हूँ। और वो ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा कंप्लीट इवेंट को। उस ई के अंदर फिर मुझे 4 चीजें मिलेंगी: टारगेट, टाइप, प्रिवेंट डिफॉल्ट एंड स्टॉप प्रोपगेशन। करेक्ट? दैट इज द रोल ऑफ ई। हो गया क्लियर? दूसरी बात, नाम ई देना पड़ेगा? नहीं, ए बी सी डी कुछ भी दे दीजिए, वो तो इवेंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए नॉर्मली लोग उसे ई कहते हैं। बाकी इट कुड बी एनी नेम, वो आपकी पसंद है, आप उसको जो भी नाम से बुलाना चाहें। ठीक है, आया समझ? ई का कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, अब ये हुई आपकी इवेंट हैंडलिंग की कहानी खत्म। अब लास्ट बचता है सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल इवेंट, जिसका आपने नाम सुना था। कोडिंग अब आपको करनी है, और वो है फॉर्म से रिलेटेड और जनरल इवेंट्स। अपन ने कीबोर्ड, माउस, इन सब के इवेंट्स पढ़ लिए। आपसे मैंने कहा था जावास्क्रिप्ट में 50 इवेंट्स होते हैं, 50 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, है ना? उनमें से अपन ने अभी तक 2 ही पढ़े, माउस इवेंट्स पढ़े और कीबोर्ड इवेंट्स पढ़े। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो फॉर्म से एसोसिएटेड होते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट, जरूरी है कि फॉर्म के बारे में थोड़ी बातें याद कर ली जाएं। तो आपको याद है फॉर्म क्या था? क्या है फॉर्म? व्हाट इज अ फॉर्म इन HTML? जल्दी बोलो, इतना सिंपल सवाल का इतना सोचने पर जवाब देना पड़ रहा है। फॉर्म इज एन HTML एलिमेंट जिसकी मदद से आप यूजर से डेटा कलेक्ट करके सर्वर पे सेंड कर सकते हो। कह सकता हूं? बिल्कुल। इनपुट तो खैर अकेले फॉर्म नहीं लेता। अगर आप नोटिस करें, इनपुट लेने का आप तो इनपुट कंट्रोल्स करते हैं ना, बिना फॉर्म के भी तो इनपुट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। आप ले तो रहे हो इतनी देर से, आपने कहाँ फॉर्म यूज करा? राइट? अभी फोन नंबर वाला एग्जांपल जो करा था उसमें फॉर्म कहाँ लगा था? राइट। तो फॉर्म आपके वेब पेज को सर्वर के साथ डेटा सेंड करने के लिए यूज, सर्वर पे डेटा सेंड करने के लिए यूज आप करते हो। और आप ये कह सकते हो वो आपके वेब पेज को इंटरैक्टिव बनाते हैं। अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट में फॉर्म पे कुछ करना हो, वाया फॉर्म कोई इवेंट हैंडल करना हो, जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट बॉक्स है जो फॉर्म के अंदर बैठा है, तो आप जावास्क्रिप्ट में बड़े आराम से इस टेक्स्ट बॉक्स तक जा सकते हैं फॉर्म की मदद से।
सर जेएस से डेटा बिना एजेक्स की हेल्प के नहीं कर सकते अपन, सर्वर से डेटा लेना है, सर्वर से डेटा लेना चाहते हो, लेना है कि भेजना है, क्या करना है? सर्वर पे भेजना है, हाँ आपको एजेक्स यूज करना पड़ेगा। और अगर एजेक्स नहीं यूज करना है तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज दूसरी यूज करनी पड़ेंगी, वो भी इंटरनली एजेक्स ही यूज करेंगी। करेक्ट। अगर जावास्क्रिप्ट सर्वर को डेटा भेजेगी तो वो भेजेगी चाहे लेगी, वो सब एजेक्स के थ्रू होगा। एजेक्स का ही फिर मॉडर्न वर्जन आपको आज मार्केट में मिलता है जिसका नाम है फेच एपीआई, या फिर आप इसे यूज करोगे, है ये भी इंटरनली एजेक्स। ठीक, करेक्ट। चलो आगे चलिए। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड में बैठकर अगर फॉर्म को एक्सेस करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो फॉर्म एक्सेस करने के दो तरीके तो आपको पता ही है, पता है कि नहीं? जल्दी बोलो, पता है? एक तरीका है आप फॉर्म को एक्सेस कर लें गेट एलिमेंट बाय आईडी से, कर सकते हैं। एक तरीका है आप फॉर्म को एक्सेस कर लें क्वेरी सेलेक्टर से, फॉर्म भी तो एक टैग है ना, तो क्वेरी सेलेक्टर को फॉर्म देंगे तो फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको एक और स्मार्ट तरीका फॉर्म तक जाने का देती है। जावास्क्रिप्ट कहती है आप फॉर्म को एक नाम दे दीजिए। तो जैसे आपको याद होगा टेक्स्ट बॉक्स के लिए नेम प्रॉपर्टी होती है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर नेम, ऐसे फॉर्म के साथ भी नेम प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हैं। और फॉर्म की नेम प्रॉपर्टी क्या हेल्प करती है, आप अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर डायरेक्टली फॉर्म की नेम प्रॉपर्टी से फॉर्म को कर सकते हैं सेलेक्ट। जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर फॉर्म की नेम प्रॉपर्टी से डायरेक्टली फॉर्म को कर सकते हैं सेलेक्ट। जैसे फिलहाल तो आप क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फॉर्म ऐसे बोलेंगे तो फॉर्म मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन इमेजिन करिए एक वेब पेज पे दो फॉर्म हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, एक लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। अब आप गेस करिए अगर दो फॉर्म हुए तो आपको तो पहला वाला मिलेगा, राइट? और पहला वाला मान लीजिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन के फॉर्म का रेफरेंस आ जाएगा, जबकि आपको लॉगिन वाला फॉर्म चाहिए। इसके लिए जो इजी वे है वो ये है कि आप अपने फॉर्म को एक नाम दे दें। यहां दिख रहा है आपको मैंने क्या नाम दिया हुआ है? मैंने नाम दिया हुआ है FRM लॉगिन। और जैसा हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट डायनेमिक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक लैंग्वेज है। यस, तो जब आपका वेब पेज लोड करेगी वो ये देखते हुए कि फॉर्म का नाम FRM लॉगिन है, जैसे डॉक्यूमेंट के पास बॉडी होता है तो आपको बॉडी का रेफरेंस मिल जाता है, ऐसे इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के पास FRM लॉगिन नाम की एक प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट क्रिएट कर देगी। जब आप बोलेंगे डॉक्यूमेंट डॉट FRM लॉगिन तो ये आपको किसका रेफरेंस दे देगा? ये आपको रेफरेंस इस फॉर्म का दे देगा। देखिए कितनी कमाल की बात है, एक नाम डायनेमिकली दूसरे की प्रॉपर्टी बन जा रहा है, राइट? तो यहाँ आपने नाम सेट करा हुआ है FRM लॉगिन, जब ये पेज लोड होना शुरू हुआ होगा तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी नहीं होगी ना। जब ये पेज लोड होना शुरू हुआ होगा तो डॉक्यूमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं है, बट जैसे ही ब्राउजर इस फॉर्म टैग पे पहुंचा वो इस नाम की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ऐड कर देगा। नहीं ऐसे नहीं, सबके लिए नहीं है, फॉर्म के लिए, राइट? आ रहा है समझ? ओके। और एक बार फॉर्म तक आ गए तो फिर उसके अंदर के एलिमेंट तक भी आ सकते हैं। यस, एक बार फॉर्म तक आ गए तो फिर फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप इनको भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, जेएस आपकी खत्म हो जाएगी। अगले लेक्चर में we'll discuss one very important project based upon all the things we have learned till now, and then we'll start Django. हाँ, जेएस का लास्ट लेक्चर आप मान लीजिए थर्सडे है पढ़ाने का, फिर एक प्रोजेक्ट होगा आपका, थर्सडे आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा, वो प्रोजेक्ट एक असाइनमेंट है जो आपको करके लाना है। सैटरडे मैं आपसे वो प्रोजेक्ट डिस्कस करूंगा, दे दूं आपको, यूआई पूरा बना के दूंगा, आपको बस उस यूआई के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना है जैसा कंपनी में होता है। आप अगर कंपनी में एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर जाएंगे तो HTML CSS तो कोई और बनाएगा ना, तो मैं HTML CSS पूरी लिख के आपको दूंगा, आपको सिर्फ उस HTML CSS में JS ऐड करनी है
फंक्शनैलिटी वाइज। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा इतना सब कुछ जो पढ़ा है वो अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, चलिए हाँ, फ्रंट एंड वाला बैच अभी के लिए ओवर दिशांक। अगर आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करनी है तो आप जैंगो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आती है तो जैंगो फिनिश होगा, तब एजेक्स होगा, तब आप एजेक्स कर लीजिएगा उसमें, क्योंकि अब जो भी बचा हुआ है वो सर्वर साइड से ही रिलेटेड है, एजेक्स और जेक्वेरी दोनों, है ना। मैं अब एजेक्स पढ़ा नहीं सकता आपको क्योंकि आप लोग को सर्वर साइड अभी नहीं आता है। ठीक है, 2 months निकल। ठीक, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।